हेलो एवरीवन। ये क्लास नंबर सेकंड होगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर। टॉपिक आप सभी के सामने पीछे मैंने लिख रखा है लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है, तो आप कृपया करके आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सही सटीक ढंग से पढ़िएगा। देखो, अगर आप ये सोच के जा रहे हो पेपर में कि हम 100% स्कोर कर लेंगे, तो शायद इसकी संभावना बहुत कम बनती है। खास करके ऐसे नए सब्जेक्ट्स में आपको समय जो मिला है वो कम है ऑब्वियसली, और ये सारे टॉपिक्स न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं। तो इतना पढ़िए कि आप सेफ मार्क्स सिक्योर कर सकें और आपका सिलेक्शन हो जाए। सो टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। मैंने कोशिश की है कि आज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्सअप करके पढ़ाऊं। एटलीस्ट अगर हिंदी में ज्यादा पढ़ा नहीं रही हूं, तो कम से कम सारी परिभाषाओं को हिंदी में जरूर लिख रखा है मैंने। और इसी वजह से आज मजबूरी में मुझे भी पीडीएफ यूज करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दो शब्द होते हैं, एबिलिटी करने की क्षमता, और डिसेबिलिटी मतलब किसी भी चीज को कर पाने में आप असक्षम हैं। इसी वजह से जब आप लर्निंग डिसेबिलिटी को हिंदी में पढ़ने की कोशिश करोगे, तो उसका जो ट्रांसलेशन निकल के आता है वो है अधिगम अक्षमता। तो चलिए भाई, लेट नहीं करते हैं और फटाफट इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में भी इन परिभाषाओं को समझाते जाऊंगी। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा आप वैसे याद कीजिए। आप समझिए और उसके बाद अपने शब्दों में आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसे भी तोड़ रही हूं सो दैट और इजी हो जाए आपके लिए चीजों को पढ़ना। तो चलो साथ में मिलकर पढ़ते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ये प्रॉब्लम ही होता है बेटा, दैट अफेक्ट, जो कि प्रभावित करता है, दैट अफेक्ट द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिसीव। मैं समझा रही हूँ रिसीव का मतलब क्या है, प्रोसेस, एनालाइज और स्टोर इंफॉर्मेशन। मतलब लर्निंग एबिलिटी जो होती है वो किन किन चीजों को प्रभावित करती है। तो एक ट्रिक बना लेना, रिसीविंग, इसके बाद प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आर पास करके या जैसे तुम्हें याद करना तुम कर सकते हो। अब ये रिसीविंग क्या है, इसके बाद प्रोसेसिंग क्या है, फिर लिखा है एनालाइजिंग और स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, मैं यहां पर साइड में लिख रही हूं जहां जहां पर जगह अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ रिसीविंग। तो आपको नया इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे होता है, या तो देख करके या तो सुन करके। सो लिख लीजिएगा, बाय सीइंग और हियरिंग, बाय सीइंग और हियरिंग। सही है ना भाई, नया इंफॉर्मेशन जब आप परसीव करते हो उसी को हम रिसीव करना कह रहे हैं। या तो देख के करोगे या फिर सुन के करोगे। रिसीविंग के बाद देखो क्या लिखा है, दूसरा है प्रोसेसिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा, चाहे वो सुन के पहुंचा हो चाहे वो देख के पहुंचा हो, अब इसकी आपकी दिमाग क्या करेगी, प्रोसेसिंग करेगी। प्रोसेसिंग का मतलब होता है उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करना। तो शॉर्ट में एटलीस्ट लिख लेना, अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। मैं हिंदी की भी परिभाषा पढ़ूंगी, डोंट वरी। अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। देखो जगह कम है, तो आप फटाफट लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, लिखते जाओ, जैसे करना है कर लो। बस क्योंकि मैं इसके बाद उसको इरेज कर दूंगी, मुझे अभी दो शब्दों को और समझा। तो रिसीविंग समझ लिया हमने, प्रोसेसिंग समझ लिया। अब ए का मतलब क्या है, एनालाइजिंग। तो एनालाइज जब भी आदमी करता है तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में और ज्यादा सोचता है, उससे कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करता है। सो आप लिख सकते हैं इसमें, थिंकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन। देखो, हमें एक एक चीज को इतनी बार पढ़ जाना है एग्जामिनेशन से पहले कि हमारे दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा लास्ट है बेटा, स्टोरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसको याद रख लेना। तो ये हो जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा इंग्लिश में जो मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ेंगे हिंदी में। वैसे तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज वे समस्याएं हैं जो मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, जिसको मैंने रिसीविंग लिखा, साथ ही साथ उसे संसाधित करने, उसका विश्लेषण करने या उसे संग्रहित यानी कि याद रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसे ही हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। बट क्या आपको लगता है कि इस डेफिनेशन को आपको लिखने के लिए बोला जाएगा? नहीं।
ऑब्वियसली आपको हर एक चीज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ दिमाग लगाना है, इसलिए मैं आ रही हूं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो आपसे भरपूर चांस है कि पेपर में पूछा जा सकता है। और वो पॉइंट है ये कि लर्निंग डिसेबिलिटी, एलडी मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको कब आया गया, तो 1960 में, और लाने वाले साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिएगा, सैमुअल कर्क। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा भी जा चुका है, तो याद रख लेंगे। अब इसे हिंदी में तो ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द को सबसे पहली बार सैमुअल कर्क ने यूज किया था 1960 में। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें सारे नामों को एनलिस्ट करवा देती हूँ, ताकि पेपर में पहचानने आए तो आपसे बन जाए, और उसके बाद एक एक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब समझेंगे, जरूरत पड़ने पर वहां पर एग्जाम्पल्स को भी कोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लर्निंग डिसेबिलिटी लिखना, यहां पर मैं लिख देती हूं, जिसे कहते हैं एफेजिया। पहले लिख लो फिर समझेंगे। एफेजिया के बाद दूसरा लिख लीजिएगा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। इसके बाद तीसरा जो लिखेंगे वो है डिसकैलकुलिया। देखो बहुत सारी चीजें ना तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कैलकुलिया मतलब क्या, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चों को अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने में दिक्कत जाती होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुद भी पकड़ में आएंगी। सो पहला क्या लिखा हमने, एफेजिया, दूसरा लिखा डिसलेक्सिया, तीसरा लिखा हमने डिसकैलकुलिया, चौथा लिख लेते हैं डिसग्राफिया। ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, कैसे बनाओगे, हाथों से ही तो बनाओगे, लिख करके ही तो बनाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफिया है वो राइटिंग से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया के बाद हम आगे लिखेंगे नेक्स्ट वर्ड को, जो कि है डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। ये सब के सब लर्निंग डिसेबिलिटीज में शामिल किए जाते हैं। छठवा लिखेंगे एडीएचडी, अभी इन सारी चीजों का फुल फॉर्म वगैरह आप सब पढ़ोगे, एडीएचडी। इसके अलावा सेवेंथ लिख लेना ऑटिज्म। ऑटिज्म में आप देखोगे कि रिपीटेटिव एक्शन होता है, बार बार किसी चीज को बोलना, बार बार एक ही एक्शन दिखाना, ये सारी चीजें ऑटिज्म में इंक्लूड होती हैं। ऑटिज्म के बाद आठवां और लास्ट है एपीडी, और एपीडी का फुल फॉर्म आप चाहो तो लिख सकते हो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इंग्लिश देखो बहुत सारी जगहों पर आपको हेल्प करेगा। ऑडिटरी मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है सुनना, तो कहीं ना कहीं ये सुनने से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को इंक्लूड करेगा अपने अंदर। देखो मैं ये नहीं कह रही हूं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज और नहीं है, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः एग्जामिनेशन में इन सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज से ज्यादातर जगहों पर सवाल पूछे जाते हैं। अब हमें क्या करना, एक बार हम जान चुके हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार है, दिया था 1960 में सैमुअल कर्क ने, खत्म बात हो गई। अब पढ़ेंगे एक एक लर्निंग डिसेबिलिटी को इन डिटेल। तो भाई चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को पढ़ना। सबसे पहला देखो शब्द क्या लिखा है, एफेजिया। इंग्लिश माध्यम वालों के लिए मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, हिंदी माध्यम वालों को मैंने हिंदी माध्यम में भी लिख रखा है चीजों को। वैसे कोई भी लैंग्वेज में पढ़ोगे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, आई मेक इट श्योर। एफेजिया में देखो क्या लिखा, लैंग्वेज इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का मतलब ही है सब चंगा नहीं चल रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रही है लैंग्वेज के यूसेज में। अब लैंग्वेज के ही यूसेज में दिक्कत हो जाएगा तो कम्युनिकेट करने में भी तो डिफिकल्टी जाएगी बेटा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगी कि एफेजिया में बस आप इतना याद रख लो ना, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन। वैसे डिफिकल्टी की स्पेलिंग वहां पर मिसटाइप हुई है, एक सिंगल आई होगा। हिंदी में पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है पढ़ो एक बार, एफेजिया एक भाषा संबंधी विकार है, इसीलिए लिखा था लैंग्वेज इंपेयरमेंट। भाषा संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति को बोलने, समझने, पढ़ने या लिखने में कठिनाई होती है, जबकि ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी बुद्धि प्रभावित हुई हो। ठीक है, और तुम इंग्लिश में याद करोगे तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। देखो, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन इज नोन एज एफेजिया। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन पढ़ने से तो बेहतर है कि आप डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन याद रखिए या लैंग्वेज इंपेयरमेंट याद रखिए। आगे बढ़ेंगे एफेजिया के बाद सेकंड लर्निंग डिसेबिलिटी पर, जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया।
पिछले वाले केस में कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी जा रही थी। अब डिसलेक्सिया में देखो क्या हो रहा है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में डिफिकल्टी जा रही है, पढ़ने में डिफिकल्टी जा रही है। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चा है, आप पढ़ोगे 100, हो सकता है उस बच्चे को ये वॉज पढ़ते बने। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया, रीडिंग में दिक्कत जा रही है। हिंदी परिभाषा पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये याद करना ज्यादा आसान है बेटा, फिर भी मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ। ठीक है, क्या लिखा है देखो, डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें व्यक्ति को मुख्य रूप से पढ़ने, शब्दों को पहचानने और सही ढंग से पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। इतना तो अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया। आगे बढ़ेंगे तीसरे लर्निंग डिसेबिलिटी पर, लेकिन जब जब आगे बढ़ेंगे उससे पहले पिछले को भी रिवाइज करते चलेंगे। सोच के बताना, लैंग्वेज इंपेयरमेंट कहां पर हो रहा था, एफेजिया। डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन कहां पर हो रहा था, एफेजिया। डिफिकल्टी इन रीडिंग कहां पर हो रही थी, डिसलेक्सिया। बोलते बोलते लिखते लिखते जब पढ़ोगे ना, तो वो चीज उसी क्लास के साथ खत्म हो जाएगी, तुम्हारे डाउट्स भी नहीं बचेंगे। तीसरे लर्निंग डिसेबिलिटी पर आते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको बहुत ज्यादा घुसना पड़ेगा। नाम क्या है, डिसकैलकुलिया। अब ये क्या होता है, ये बात करते हैं। इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। इतना लंबा नहीं लिखने का बेटा, क्योंकि हमको डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आप बस ये याद रख लो ना, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। देखो, आज की क्लास के बाद हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए रहेंगे, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि हर 2 चैप्टर के बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे, तो कल हम लोग अपने कोर्स के अंदर एमसीक्यू लेंगे इन दोनों टॉपिक्स पर बेस्ड। तो जुड़ना नहीं भूलेंगे बेटा सारे बच्चे। इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है। मुझे नहीं लगता हिंदी वाले में पढ़ने की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि लिखना है आपको तो लिखो, अदरवाइज बेटा इतना इजी तो लिखा हुआ है डेफिनेशन मैंने। तो मैंने कहा भी था डिसग्राफिया, अरे ग्राफ बनाने के लिए भैया लिखना तो पड़ेगा ही। इस डिसग्राफिया क्या है, इट इज द डिफिकल्टी इन राइटिंग, लिखने में दिक्कत जाती है, दैट इज नोन एज डिसग्राफिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पांचवा। देखो पांचवी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, शायद आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं। क्या है देखो फुल फॉर्म इसका, हिंदी वाला तो भैया बड़ा डिफिकल्ट है। वैसे ऐसा नहीं कि कुछ भी इतना डिफिकल्ट है कि हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ा नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, बट फिर भी उससे तो आसान आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लगेगा। अटेंशन डेफिसिट, देखो यहाँ पर एक और गलती है, अटेंशन डेफिसिट ना, ये वाई नहीं होगा, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव समझते हो ना, मतलब एक्टिव और होना समझ में आता, हाइपर एक्टिव मतलब किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जल्दी एक्साइटेड होता, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD क्या है, इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल नर्वस सिस्टम, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज विद अटेंशन। अभी तुम्हें मैं बोलूंगी कि 5 घंटे बैठ जाओ, ठीक है, तुम थोड़ा बहुत इधर उधर भटकते हुए भी अपना अटेंशन बरकरार रख करके, कंसंट्रेशन बरकरार रख करके वो 5 घंटे की क्लास कर लोगे। लेकिन ऐसा बच्चा जो ADHD से प्रभावित हुआ रहता है, उसको कंसंट्रेशन लगातार बना पा करके रखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जाती है। ब्रेक में पढ़ाना पड़ता है आपको, थोड़ा सा ब्रेक दोगे, उसके बाद वो फिर से कंसंट्रेशन अपना लगा पाएगा चीजों। ठीक है, इसलिए लिखा है कि डिफिकल्टी होती है उनको अटेंशन कंसंट्रेशन को जमाने में। साथ ही साथ वो हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं एंड इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिव समझते हो, बिना सोचे समझे किसी चीज को कर देना। ठीक है, दैट इज नोन एज इम्पल्सिव बिहेवियर। तो ये हो गया ADHD। आप चाहें तो हिंदी परिभाषा पढ़ सकते हो, कुछ नहीं, इंग्लिश परिभाषा को ही मैंने ट्रांसलेट किया है। बताओ वो कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें इंपल्सिव बिहेवियर दिखाया जाता है, ADHD। वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, ADHD। वो कौन सा डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चा जो होता है, तुमने अभी जस्ट पढ़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उसको अटेंशन कंसंट्रेशन जमाने में डिफिकल्टी जाती है, ADHD। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में शायद मैंने अभी कुछ देर पहले ही जब मैं टाइप्स लिखा रही थी, मैंने बातों में बोल दिया था कि रेपिटेटिवली किसी एक चीज को करना, एक बात बोल रहे हैं तो उसको रिपीटेडली बोल रहे हैं, ये सारी जो दिक्कतें होती हैं वो ऑटिज्म नाम के लर्निंग डिसेबिलिटी में देखने को मिलती है।
सो बस वही पॉइंट लिख रखा है, परफॉर्म्स रिपीटेटिव एक्शन। इतना लंबा चौड़ा परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ध्यान रखना कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट जो बोर्ड पर लिख रखा है उसको ढंग से नोट डाउन करके आज के आज इस क्लास के बाद याद कर लेना बेटा। आगे बढ़ेंगे, एपीडी, जैसा कि मैंने कहा एपीडी फुल फॉर्म क्या है, देखो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है भाई। ऑडिटरिंग का मतलब ही होता है हियरिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू साउंड, एनीथिंग रिलेटेड टू हियरिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगा वो साउंड से रिलेटेड, हियरिंग से रिलेटेड होगा। देखेंगे इसका मतलब क्या, एक बार पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। एपीडी इज अ कंडीशन इन विच द ब्रेन has difficulty in processing and interpreting sounds, especially speech, even though the person may have normal hearing। जी, नॉर्मल हियरिंग होने के बाद भी ये दिक्कत होती है, और इस दिक्कत को, इस डिसेबिलिटी को हम कह देते हैं एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, हिंदी में भी पढ़ देती हूं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को सुनाई देने वाली ध्वनियों, विशेषकर बोलचाल की आवाजों को सही ढंग से संसाधित करने और समझने में कठिनाई होती है, जबकि जबकि सुनने की क्षमता सामान्य हो सकती है। यही तो हम बोल रहे थे। तो ये आपने क्या पढ़ा, एपीडी पढ़ा, इसको एडीएचडी से रिलेट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। आठवां है डिस्प्रैक्सिया। और भी होते हैं, मैं बता रही हूं आपको, लेकिन मैंने जो मुख्य तौर पे इंपॉर्टेंट है उन सबको आज की क्लास में इंक्लूड किया। डिस्प्रैक्सिया क्या है, देखो साफ साफ लिखा है, मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। जैसे किसी बच्चे को शू का लेस बांधने में दिक्कत हो रही है, शर्ट को टक इन करने में दिक्कत हो रही है। टक इन करना समझते हो ना, जब आप स्कूल जाते होंगे तो शर्ट को नहीं इन करते हैं, टक इन करने में दिक्कत जा रही है। तो ये सारी चीजें मोटर एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं। तो शू लेस का बांधना हो गया, शर्ट को टक इन वगैरह करना, ये सारी चीजें मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर में आती हैं। और ऐसे ही डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर को हम क्या कह देते हैं बेटा, डिस्प्रैक्सिया। देखो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास में एकदम 2-2 घंटे की लूं, मैं अपना टाइम पर ही चीजों को कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है अधिकतर बच्चों के लिए, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं एक दिन में इतना पढ़ा दूं कि बच्चे के लिए फिर पढ़ने लायक ना रहे। तुमको एग्जाम निकालना है ना, ध्यान रखो। एक ही दिन में इतना पढ़ लिया फिर कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, ये नहीं होना चाहिए। सो मेन जो पॉइंट्स हमने आज सीखा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी किन होने दिया, कितने टाइप्स होते हैं, क्या है डिसलेक्सिया, क्या है डिस्प्रैक्सिया, क्या है एडीएचडी, उसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत हद तक आज सक्षम रहे होंगे इस टॉपिक को समझने में, और क्लास में ही सुन सुन करके आपको काफी सारी चीजें याद हो गई। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।